हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पौधों की विशेषताएं और उनके आवास के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने पौधों के इस तरीके से यानी पौधों के भागों के बारे में अध्ययन किया था। जैसे ये देखो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विशेषताएँ पाई जाती है, यानी पौधों की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विशेषताएँ पाई जाती है। अनुकूलन किसे कहते हैं, पौधों के बारे में जानकारी है। जिन विशिष्ट संरचनाओं के कारण पौधा अपने परिवेश में रहने योग्य होता है उसे अनुकूलन कहते हैं। और आवास किसे कहते हैं, यानी कि किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है वह आवास कहलाता है। जैसे देखो कुछ पौधे स्थल पर रहते हैं, कुछ जलीय आवास जल में रहते हैं। जैसे देखो वन है, घास के मैदान है, मरुस्थल है, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र है, यानी ये स्थलीय आवास कहलाते हैं। और कुछ जलीय आवास यानी कि जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, ये जलीय आवास कहलाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, ये सभी अजैव घटक कहलाते हैं। और जैव घटक पौधे व जंतु जैव घटक कहलाते हैं, यानी कि जिसमें जीव है वो जैव घटक कहलाते हैं, जिसमें जीव नहीं यानी कि जो जीवित नहीं हुए जैव घटक कहलाते हैं। अब हमें स्थलीय आवासों में, यानी कि हम सर्वप्रथम स्थल की आवास के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें है सर्वप्रथम मरुस्थल। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल कम मात्रा में निष्कासित करते हैं, यानी कि मरुस्थलीय पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा अपना जल है वो कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में तना मोटी मोम की परत द्वारा ढका रहता है, जिससे जल संरक्षण में सहायता मिलती है। यानी कि मरुस्थलीय पौधों का तना होता है वो मोटी मोम द्वारा ढका रहता है, जिससे उसके जल संरक्षण में सहायता मिलती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में गहराई तक चली जाती। पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्र वो मतलब सामान्यतः क्या होते हैं, बहुत ही ठंडे होते हैं। यहाँ तेज हवाएं चलती है। शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी कि शीतकाल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ भी पड़ती है। यहाँ पर वृक्ष शंकुआकार तथा शाखाएं तिरछी होती है, यानी कि वृक्ष होते हैं वो शंकु के आकार के होते हैं और इनकी शाखाएं वो हज की तिरछी आकार की होती है। पत्तियां सुई के आकार की होती है, जिससे वर्षा जल व बर्फ आसानी से नीचे गिर जाता है और पौधे को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है। पहले पढ़ा था स्थलीय आवास, अब पढ़ेंगे जलीय आवास। इसमें सबसे पहले तालाब एवं झील, यानी कि पौधे की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती है। जलीय पौधों की जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, जो पौधों को तलहटी में जमाए रखती है। जलीय पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पलायन करते रहते हैं, यानी कि पत्तियां वो जल की सतह के ऊपर तैरती रहती है और इनका तना है वो जल की सतह तक ही वृद्धि करता है। इसके बाद में पत्तियां व फूल बाहर होते हैं वो इसकी सतह पर तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं, जिससे पौधे के सभी भाग जल में ही वृद्धि करते रहते हैं। मतलब कुछ पौधे होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं, वो सभी ये भाग इसके जल के अंदर ही वृद्धि करते रहते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है, जो बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। यानी कि जलमग्न पौधे हैं, इनकी पत्तियां मतलब विभाजित होती रहती है, यानी कि जल इससे अंदर से गुजरता है ना तो ये मतलब दूर दूर हो जाती है और इसके बीच से जल निकल जाता है, जिससे पत्ती को कोई क्षति नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता है। और अब हम पढ़ेंगे पौधों की और क्या क्या विशेषता होती है। अब है पौधों की विशेषता। जंतु भोजन के लिए पौधों एवं अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। पौधे भी सजीवों की तरह वृद्धि करते हैं। पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। पत्तियां वायु को अंदर लेती है तथा O2 का उपयोग करती है। वे CO2 वायु में निष्कासित कर देती है। पौधे वायु की CO2 का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा O2 छोड़ती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया से निष्कासित O2 की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यानी कि जब पौधे भोजन बनाते हैं तो वे O2 को कम ग्रहण करते हैं और CO2 को बहुत ज़्यादा ग्रहण करते हैं, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है O2 की यानी CO2 की बजाय।
संवसन क्रिया दिन रात चलती रहती है। पौधे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जैसे चुईमुई का पौधा छूने पर अचानक मुरझा जाता है, यानी कि पौधे वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी कि चुईमुई का पौधा है वो मतलब जिस जैसे प्रकाश में सूर्य ढलता रहेगा ना, वैसे वैसे ही उसकी तरफ मुड़ता चला जाएगा। पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु इनका प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। पौधे में निष्कासन स्राव के रूप में होता है। पौधे भी प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, अंकुरित द्वारा। कुछ पौधे कायिक भागों द्वारा, यानी कि कुछ पौधे हैं वो कायिक भागों द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा, यानी कि आलू में छोटी छोटी कलिका निकलती है, उस कलिका भाग को आँख कहते हैं, यानी कि आलू की आँख होती है, उससे नया पौधा उत्पन्न होता है। यानी कि आलू को टुकड़ा करके हम ज़मीन के अंदर से मतलब रोप देते हैं या लगा देते हैं, तो ये कुछ दिनों बाद में उस आलू की आँख है ना, उससे छोटी छोटी कलिकाएँ निकलनी शुरू हो जाती है। पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं, जैसे गुलाब है, मेहंदी है। पौधे भी गति करते हैं, जैसे कुछ पौधों के बीज पौधे के नीचे गिर जाते हैं और कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित द्वारा। पौधे के बीज भी संवसन करते हैं, जैसे गेहूं की बोरी में हाथ डालने पर कुछ समय बाद हाथ को गर्मी महसूस होती है। यह है पौधों की विशेषता, यानी कि ये है पौधा और ये है पौधे के भाग। जैसे देखो, यानी ये छोटी छोटी जड़ें निकलती है, इसको कहते हैं द्वितीयक मूल, और ये मेन जड़ होती है, ये होती है प्राथमिक मूल, यानी कि ये पूरा कहलाता है मूल तंत्र। अब आगे चलेंगे तो जैसे यहाँ से ये कलिका निकलती है, उसको हम कलिका कहते हैं, और ये स्वयं पूर्ण होती है पत्ती, और यहाँ पर ये तन्ना होता है जो कि स्तंभ कहलाता है, ये होता है फल, और ऊपर होता है ये पुष्प, और ये पूरा ही भाग कहलाता है प्रतंत्र। और यहाँ पर ये इतना सा होता है, ये इंटरनोड, यानी कि इसको कहते हैं, और ये इतनी सी यहाँ से संरचना निकलती है, ये को कहते हैं नोड। पादपों से वस्त्र प्राप्त होते हैं, जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होते हैं। फ्लेक्स की भी एक प्रकार का पादप है, जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। रेशम कीट को शहतूत पादप से प्राप्त किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे पादपों में संवसन, यानी कि अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। पादप है वो रात्रि के समय O2 अंदर लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, इसलिए कहते हैं कि भी रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। पादप की पत्तियों में O2 और CO2 के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। यानी कि पादप की पत्तियां हैं ना, वो O2 और CO2 को छोड़ने के लिए अपने पत्तियों में उपस्थित रंध्रों का उपयोग करती है। पादप की कोशिकाओं में भी O2 का उपयोग है वो ग्लूकोज के CO2 और जल में विघटन यानी कि तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? O2 का। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से O2 को ग्रहण कर CO2 को छोड़ सकते हैं। और पादप की मूल यानी कि जड़ है ना, उसको भी कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए O2 की आवश्यकता होती है। इसलिए पादप की जड़ें हैं वो मृदा के बीच स्थित खाली स्थान होते हैं, उसमें जो वायु उपस्थित होती है ना, उसका उपयोग में वो जिसमें वो वायु होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन वायु होती है, उसका उपयोग वे श्वसन क्रिया में करते हैं। ठीक है। और पादप का तना है ना, वो भी अपने वात छिद्र द्वारा श्वसन क्रिया करता है। तो इस प्रकार हमने पादप की विशेषताएं और अन्य विशेषताएं हैं उनका अध्ययन किया था, और पादप के श्वसन में भी अध्ययन किया था। ठीक है। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो सके। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी CTET की तैयारी को अच्छा कर सकें। यानी कि ये संपूर्ण नोट्स है वो NCERT आधारित हस्तलिखित नोट्स हैं, और आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतार करके अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वीडियो।